गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेके हैं, क्लोजेज उपवाक्य। क्लोजेज उपवाक्य बोर्ड परीक्षा में ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लोजेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, देखो पहले तो ये देखना है कि आपके सिलेबस में जो क्लोजेज है वह कितना है। देखो 10th का जो सिलेबस है उसमें 3 प्रकार के क्लोजेज हैं। एक तो नाउन क्लोजेज, दूसरे नंबर पे कंडीशनल क्लोजेज, और तीसरे नंबर पे जो है रिलेटिव क्लोजेज। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो क्लोजेज हैं ये आपके सिलेबस में 10th के सिलेबस में, तो हम इनको ही पढ़ेंगे। जैसे नाउन क्लोजेज है, कंडीशनल क्लोजेज है और रिलेटिव क्लोजेज है, इन्हीं का स्टडी हम करेंगे। अब यहाँ पर देखो आपसे परीक्षा में 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो सेंटेंस बनाने वाला पूछा जाता है और एक रिक्त स्थान वाला पूछा जाता है। जैसे एक ब्लैंक दे दिया और 3 जो क्लोजेज है वो दे दिए, उधर लिख दिए 3, तो फिर आपसे पूछा जाता है कि अप्रोप्रिएट भरो, तो उस हिसाब से भी पूछा जाता है। और एक है ना जो पीछे ब्रैकेट पे एक वर्ड दे दिया कि इसे इस सेंटेंस को रीराइट कीजिए। तो दोनों प्रकार के जो मेथड है वो अपन इसमें पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। सबसे पहले तो अपन को क्लोजेस सीखने के लिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखने पड़ेंगे। इसको डिटेल में सीखने के लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इंग्लिश में जो सेंटेंसेज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, पहले सेंटेंस का नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के आपके क्लोजेस अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखो सेंटेंसेज तीन प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिसमें पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस। सेकंड नंबर का है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, और तीसरे नंबर का जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आगे चल करके भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लोजेज वाला टॉपिक, इसलिए इसका बेस यहीं से तैयार कर लें। देखो सिंपल सेंटेंस होता है साधारण वाक्य, साधारण या सरल वाक्य। सरल वाक्य होता है ये, इसको साधारण में करके सरल ही कहेंगे। सरल वाक्य होता है, ठीक है। ये होता है संयुक्त वाक्य, और ये होता है मिश्रित वाक्य। सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि कौन सा मतलब है ना जो वाक्य सिंपल होता है, कौन सा कंपाउंड होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो पहले बात तो ये समझ में आ गई होगी आपको कि जो सेंटेंसेज है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सेंटेंसेज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहले नंबर पे है सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य।
दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, और तीसरे नंबर पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये आती है कि इनको पहचाने कैसे, इनका हमें कैसे पता लगे कि ये सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स देखो, पहले इसको मैं डेफिनेशन बताता हूं इसकी। जिस वाक्य में एक ही क्लॉज हो, क्लॉज का मतलब वाक्य हो, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस के अंदर एक ही क्लॉज हो उसे क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। ये क्लॉज है, सिंपल है, इसकी परिभाषा क्या होगी, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्लॉजेज हों। ठीक है, सबसे पहली शर्त क्या है, दो या दो से अधिक क्लॉजेज हों, और वे, आगे इसमें और देखना क्या है, और वे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ये जरूरी है सीखना, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, सिंपल सेंटेंस के अंदर कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। ठीक है, लिखा हुआ भी नहीं है। इस वाक्य में देखो दो या दो से अधिक क्लोजेस आएंगे, इसमें तो सिंगल क्लोज आएगा। अब जब सिंगल क्लोज आएगा तो उसको कनेक्ट करने की कहां जरूरत है, कनेक्ट तो दो सेंटेंस को, दो क्लोजेस को किया जाता है। तो यहां पर तो पहले देखो आप, क्लोज ही एक ही है, क्लोज एक है तो वो सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्लोजेस हों, ये बात तो यहां भी पहले इधर भी आएगी, लेकिन यहां पर ध्यान दो कि वे किससे जुड़े हों, कौन से कंजंक्शन से जुड़े हों, वे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। किससे जुड़े हों, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे। जब वे इससे जुड़े होंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। अब आगे इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्लोजेस हों, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्लोजेस हों, क्या हो, दो या दो से अधिक क्लोजेस हों, और वे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों। ये परिभाषा ध्यान रखना, यहां पर कोऑर्डिनेटिंग है, यहां सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से
जुड़े हों उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तीनों की परिभाषा कंप्लीट हो गई। इसमें एक क्लोज होता है, इसमें दो या दो से अधिक क्लोज होते हैं और वे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, और इसमें भी दो या दो से अधिक क्लोजेस होते हैं लेकिन वे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? ऐसे कंजंक्शन जो क्लोजेस को क्या करते हैं, ऐसे कंजंक्शन जो क्लोजेस होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनको जोड़ते हैं। और कौन से वो जोड़ते हैं? जो इक्वल के होते हैं, इक्वल रैंक के होते हैं। इक्वल रैंक वालों को, जो इक्वल रैंक वाले सेंटेंस या क्लोज होते हैं, उनको जो जोड़ते हैं वे कौन से कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? जो ऐसे सेंटेंस या क्लोजेस जो इक्वल रैंक के हैं। ठीक है, तो अब ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं, देखो, एंड, ये सब कंजंक्शन आपने बुक्स के अंदर पढ़े हैं। एंड भी आपके आता है। ठीक है, इसके बाद देखो सो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, फॉर, नॉर, और, not only but also, not only but also। अब इनको याद करने की एक ट्रिक लिखा था मैं, ये ध्यान रखना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए फैन बॉयज। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे? एफ मीन्स फॉर। ठीक है, ए मीन्स एंड, एन मीन्स नॉर, बी मीन्स बट, ओ और, वाई यट, एस सो या स्टिल। तो ये इसका तरीका है याद करने का, किसको? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं? दो या दो से अधिक जो इक्वल रैंक के जो सेंटेंस होते हैं, क्लोजेस होते हैं, उनको जोड़ते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन किसकी? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है वो देख लीजिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये तुम्हारे लिए काम के हैं, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, नाउन क्लोजेस जो होगा, अब जब क्लोजेस पढ़ेंगे उसके अंदर जब नाउन क्लोज पढ़ेंगे तो नाउन क्लोज हमेशा कॉम्प्लेक्स में होगा। ये ध्यान रखना, नाउन क्लोज जो होगा वह कॉम्प्लेक्स में होगा, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्लोजेस हों और वे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हों। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो एडवर्ब क्लोज को या नाउन क्लोज को, एडवर्ब क्लोज या नाउन क्लोज को क्या करते हैं? मेन क्लोज से जोड़ते हैं। एडवर्ब क्लोज या नाउन क्लोज को किससे जोड़ते हैं? मेन क्लोज से जोड़ते हैं। वे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। किसको? नाउन क्लोज को, नाउन क्लोज या एडवर्ब क्लोज को मेन क्लोज से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? मेन
क्लॉज से जोड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं ये देखिए आप। ये तो कंप्लीट हो गया, अब इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे दैट, इफ, पढ़ रहे अपन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये आपको पता लगना चाहिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। जो नाउन क्लोज एडवर्ब क्लोज को क्या करते हैं? मेन क्लोज से जोड़ते हैं। नाउन क्लोज और एडवर्ब क्लोज को जो मेन क्लोज से जोड़ते हैं वे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे दैट, इफ, ठीक है, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन ले लो, हु, whom, where, when, how, what, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इन्हीं से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये बात क्लियर हो गई कि सेंटेंसेज कितने होते हैं। सेंटेंसेज 3 होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में आपके रहना चाहिए कि सेंटेंसेज कितने होते हैं। ठीक है, अब तक का जो मैटर पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ है ना जो नॉलेज से रिलेटेड है, बेसिक है। अब अपने सिलेबस पे आ जाइए। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मतलब पूछा जाता है आपसे, तो पहले नंबर पे पूछा जाता है नाउन क्लोज। नाउन क्लोज, क्लोजेस लिखो, नाउन क्लोजेस। संज्ञा उपवाक्य, क्या बोला जाता है इसको? संज्ञा उपवाक्य। एक बात नोट कर लेना कि नाउन क्लोज से भी एक सेंटेंस 100% पूछा जाएगा, कंडीशनल क्लोज से भी पूछा जाएगा और रिलेटिव क्लोज से भी पूछा जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक को है ना डीपली पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर पे पढ़ते हैं अपन नाउन क्लोज। अब नाउन क्लोज जो होते हैं वे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं? नाउन क्लोजेस में कौन से सेंटेंस होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो अभी आपको बताया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान क्या होगी कि सेंटेंस के अंदर है ना सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगा तो वह सेंटेंस क्या होगा? कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नाउन क्लोजेस के अंदर अपन कौन कौन से पार्ट पढ़ रहे हैं? पहले मतलब ए नंबर पे पढ़ेंगे
is a subject of a verb. यहां पर जो आप क्लोज पढ़ोगे वो वर्ब की क्रिया के रूप में पढ़ोगे, मतलब सॉरी वर्ब के कर्ता के रूप में, ठीक है, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में। अब ये स्वाभाविक है कि जब इसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे तो जो आप क्लोज जो लगाओगे, जो जिससे आप इसको कंजंक्शन से जोड़ोगे वो सब्जेक्ट बनकर के आएगा। सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे तो वो सब्जेक्ट बनकर के आएगा। ये तो बात है जो बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसका देखो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर अच्छी तरह पढ़ लेना। स्ट्रक्चर से आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाता है। देखो क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो आप वो वर्ड लिखिए जिससे क्लोजेस को कनेक्ट किया जा रहा है, वो कंजंक्शन लिखिए जिससे जोड़ा जा रहा है। जैसे दैट से जोड़ रहे हैं या किसी WH वर्ड से जोड़ रहे हैं, वो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे फर्स्ट सेंटेंस या सब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको अपन, क्या बोल सकते हैं, सब्जेक्ट। इसके बाद अपन लिखेंगे, देखो हेल्पिंग वर्ब हो सेकंड सेंटेंस, ठीक है। दूसरे वाक्य की क्या लिखेंगे, बोलो, सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और इसके बाद शेष पूरा वाक्य। एक मिनट, हाँ, हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद शेष पूरा वाक्य। हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। अब इन सबको देखो, ये फर्स्ट सेंटेंस का हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इस सबको क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, प्रेडिकेट, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान देना कि इसमें दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट नहीं आएगा, ये बात नोट करना, नोट में लिख लेना चाहो तो। इसमें दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट एक बार ही आता है, सब्जेक्ट एक बार ही आता है, इसलिए सब्जेक्ट नहीं लिखना है। क्योंकि दो वाक्य रहेंगे और सब्जेक्ट उसका भी रहेगा, लेकिन आपको नहीं लिखना है। अब सेंटेंस देखिए, जैसे एग्जांपल है, The sun rises in the east. In the east. पहला सेंटेंस हो गया, The sun rises in the east. It is known to all. It is known to all. अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये पहला जो वाक्य है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो मेन वाक्य है ना। इसके बाद इट इज नॉन टू ऑल, ये इसका मतलब है ना आश्रित वाक्य है, ठीक है, कि ये बात सबको ज्ञात है। कौन सी बात सबको ज्ञात है, कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। अब यहां पर देखो, आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे सेंटेंस दो देगा। अब ये दो सेंटेंस देके ब्रैकेट में लिख देगा कि इसको आप दैट से जोड़िए। ये फर्स्ट मेथड है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।
दो तरीके, कोई से भी तरीके से पूछ सकता है। पहला तरीका क्या है, ये दो सेंटेंस दे दिए और ब्रैकेट में लिख दिया, क्या लिख दिया कि दैट से इसको क्या करो, जोड़ो। ठीक है, कनेक्ट कीजिए दैट से। तो सबसे पहले अपने सूत्र पे चलो कि किससे जोड़ना है, वो शब्द सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इसका सलूशन क्या होगा, सबसे पहले दैट आ जाएगा और दैट के बाद ये पूरा वाक्य आ जाएगा, ये पूरा एक सब्जेक्ट बनकर के आ जाएगा। द सन राइजेज द सन राइजेज इन दी ईस्ट। अब ये पूरा क्या हो गया, एक सब्जेक्ट बन गया स्टूडेंट्स। ये पूरा क्या, देखो ये ना जो क्या है, ये क्लोज है। अब इस क्लोज से अपन ने क्या किया है, इस वाक्य को जोड़ा तो ये पूरा एक वाक्य बन गया। तो ये पूरा है ना वाक्य बना, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। देखो अब एक ही वाक्य बना रहे हैं, दोनों वाक्यों से अपन एक वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। अभी तक तो अपने सामने जो वाक्य है ये सिंपल सेंटेंस है दोनों। अब दोनों सेंटेंस को अपन को क्या करना है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, मतलब इसको एक मिश्रित वाक्य बनाना है। दोनों को मिलाकर के एक ही सेंटेंस तैयार करना है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो अपन इस सूत्र के अनुसार चल रहे हैं। दैट आ गया, WH वर्ड से जोड़ना होता तो WH वर्ड लिख देते। इसके बाद फर्स्ट सेंटेंस पूरा का पूरा लिख दो। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, इन सबको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। ये जो पूरा आपने लिखा है इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स आपके सामने पता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मेन वर्ब आती है। सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है। अब आपने क्या पढ़ा यहाँ पर कि दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो नहीं लिखा जाता है। दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है इट, इस इट को नहीं लिखेंगे, इसको हटा दो, रिमूव कर दो, यहां से बाहर कर दो। अब इसको हटा दिया तो बचा क्या, दूसरे वाक्य। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कौन से वाक्य की लगानी है, दूसरे वाक्य की। तो यहां पर आ जाएगा इज, और इसके बाद शेष पूरा जो बचा हुआ वाक्य लिख दो, नॉन टू ऑल। और ये अपने सामने एक कौन सा सेंटेंस बन गया, पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। दो वाक्यों को मिलाकर के अपन ने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। और किससे कनेक्ट करके बनाया, दैट से। देखो, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि कौन सी बात ये ज्ञात है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, यह इज नॉन टू ऑल, सभी को ज्ञात है। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार हो गया। तो एक तो मेथड ये है कि एग्जाम में आपसे है ना जो कोई ब्रैकेट में वर्ड दे करके इसको क्या करवाया जाएगा, रीअरेंज करवाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाया जाएगा। और इसका दूसरा मेथड भी देख लीजिए, एग्जाम में कभी कभी यह तरीका भी पूछा जाता है। अब सब्जेक्ट ए देखता, सब्जेक्ट के रूप में अगर पूछा जाता है तो पहले ही रिक्त स्थान आएगा। कोई भी सेंटेंस पूछा जाएगा सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाएगा तो क्या आएगा, पहले ही है ना रिक्त स्थान आ जाएगा। देखो इसको, अब जैसे मान लो ये सेंटेंस दिया अपन को एग्जाम में दिया, मान लो ये एक सेंटेंस दिया, यहां पर एक रिक्त स्थान दे दिया और इसके बाद दे दिया द सन rises in the east, the sun rises in the east is known to all. To all. दूसरे नंबर से पूछा जाएगा तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही देगा, वो है ना सिंपल सेंटेंस नहीं देगा कभी भी, एक ही सेंटेंस देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें एप्रोप्रिएट कनेक्टिव भरिए। जैसे यहां पर दे दिया इसने हाउ दे दिया, वाई दे दिया, दैट दे दिया, हु दे दिया। एग्जाम में 3 दे दे, 4 दे दे, जितने दे दे उनमें से एप्रोप्रिएट भरना है आपको।
ये थोड़ा समझना पड़ेगा, तब जाके भरोगे, नहीं तो अदरवाइज कोई भी भर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक सही होता है, बाकी ये सब गलत होते हैं, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान दो, हाउ। हाउ किसको बताता है, इनका उपयोग देख लो। हाउ जो होता है वो तरीका बताता है, तरीका, काम करने का तरीका बताएगा आपको हाउ। वाई, वाई आपको रीजन बताएगा, कारण, क्या बताएगा वह, रीजन बताएगा, कारण बताएगा। इसके बाद देट और हु को देखो, देट और हु, नोट कीजिए, ये देट है ना सब्जेक्ट के रूप में आता है और हु भी सब्जेक्ट के रूप में आता है, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए। देखो ये जो देट है ना, ये पर्सन के लिए भी आता है देट, और ये थिंग के लिए भी आता है, और एनिमल के लिए, मतलब देखो एनिमल के लिए भी कभी कभी यूज करते हैं, लेकिन पर्सन और थिंग के लिए आता है, ठीक है। और ये जो हु है ये केवल पर्सन के लिए आता है, ठीक है। अब यहां पर देखो कि सन जो है वो कोई पर्सन तो नहीं है, अरे व्यक्ति थोड़ी है सन, ठीक है, सन व्यक्ति नहीं है, प्लेनेट है, तो फिर क्या लगाएंगे इसमें, बोलो, मतलब ग्रह है, तो क्या लगाएंगे इसमें, देखो देट लगेगा। तो यहां पर थोड़ा समझना आपको पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा आपको, कि यहां पर देट लगेगा, उनमें से लगा के देख लो आप, एक भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो तीन तो आएंगे, अगर मान लो तीन ही कंजंक्शन आते हैं तो दो तो डाउटफुल आएंगे और एक करेक्ट आएगा। चार आते हैं तो तीन तो आपके लिए गलत होंगे और एक आपके लिए सही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब जो है इस मेथड से आप बनाओ। अगर मान लो फर्स्ट मेथड पूछा जाता है तो आपको ये सूत्र काम में लेना है, सूत्र अच्छी तरह से तैयार कीजिए, 2 या 4 बार पढ़िए, कॉपी के अंदर इसको डिक्टेट कीजिए और ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हल कीजिए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा मेथड जो है ब्लैंक वाला पूछा जाता है, रिक्त स्थान में भरवाने के लिए पूछा जाता है। तो ये जो यहाँ पर कनेक्टिव्स आते हैं इनको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये कंप्लीट होगा, और इजी है, आप एग्जाम में 3 में से 3 नंबर ला सकते हो इसमें। अगला सेंटेंस देखो, नाउन क्लोज में ही, सेकंड सेंटेंस देखिए,